नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल डॉलर है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं नई बैच के अंदर। और मैं कैंडिडेट से मिलवाना चाहूँगा, सभी जो कैंडिडेट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा आयुषी। ठीक है, ये आयुषी हैं और आप अभिषेक हैं। और यहाँ पर हमारे पास आदित्य हैं और आप अविनाश हैं। सो हमारे पास अभी 4 स्टूडेंट्स हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेटली। और हो सकता है हमारे पास बैच में और भी स्टूडेंट्स आएँ। जो मेरी प्रीवियस बैच थी उसमें सभी जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट प्लेस हो गए हैं। तो प्रियंका है, इश्तियाक है और जो बच्चे हैं हमारे पास अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्लेस हो गए हैं। सो ट्रेनिंग हमारी लगभग ये हो सकता है, हमारी ट्रेनिंग जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो 6 मंथ चले, 4 मंथ्स चले। एटलीस्ट मिनिमम 4 मंथ्स में आप प्लेस होने के एलिजिबल हो जाओगे। इतना तो मैं आपको सिखा दूंगा, 4 मंथ्स में आप जो है कंपनीज में जाके काम कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छा सीखना है तो डेफिनेटली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेनिंग को अच्छा उसको 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर तक भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इस पूरी ट्रेनिंग में मैं आपको HTML5, HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, jQuery, जावास्क्रिप्ट पहले सीखेंगे, jQuery बाद में सीखेंगे। ये टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, क्यों काम आती है, हर एक चीज़ हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। क्योंकि आपका फर्स्ट डे है तो ये ट्रेनिंग ही मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, हर चीज़ हम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारे ट्रेनिंग का सेकेंड डे है। तो फर्स्ट डे मैंने क्या बताया था बेसिकली, तो फर्स्ट डे मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो है गिटहब जो है इस वेबसाइट पे जाके आपको एक अकाउंट बनाना है और netlify.app पे जाके आपको एक अकाउंट बनाना है। तो आप सब आदित्य और जो आज आए हैं वो आप जाके इन दोनों वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट बना लेना, साइन अप कर लेना और अकाउंट वेरीफाई भी कर लेना, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा तो वो वेरीफाई भी आपको कर लेना है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 5 लोग जो भी हैं वो आप अपना अकाउंट इन दोनों पे बनाएंगे। मोटा मोटा तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गिटहब जो है, आप जो भी कोडिंग कर रहे हो उस पूरी कोडिंग को हम ऑनलाइन किसी एक सेफ सिक्योर जगह पे रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी उस कोड को हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमने आज काम करेंगे वो आज 10 साल बाद भी अगर आपको वो जो कोडिंग आपने की हुई है वो आपको चाहिए होगा तो आपको ईजिली वो कहाँ से मिल जाएगा, आपको गिटहब से मिल जाएगा। तो गिटहब एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि आपके सोर्स कोड को प्रॉपरली मैनेज करेगी, स्टोर करेगी। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है आपकी netlify.app। तो सर आपने बोला कि गिटहब जो है वो सोर्स कोड को स्टोर करके रख रही है, आप जो भी कोडिंग कर रहे हो उनको स्टोर करके रख रही है, और नेटलीफाई उस कोडिंग को ऑनलाइन लेके आती है। सो netlify.app है, आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसको इंटरनेट पे लाना है, लोगों को शेयर करना है, फ्रेंड सर्कल में लोगों को बताना है कि ये हमने काम किया है, या आपके कोई क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उनको आपको टेस्टिंग करके आपको प्रोजेक्ट बताना है, तो नेटलीफाई जो है आपको डिप्लॉयमेंट की फैसिलिटी देता है। आपको गिटहब क्या कर रहा है, आपके सोर्स कोड को मैनेज कर रहा है, आपके सोर्स कोड को स्टोर करके रख रहा है, और नेटलीफाई क्या करेगा, उसी सोर्स कोड को आपको इंटरनेट पर डिप्लॉय करके आपको वो फैसिलिटी दे रहा है। तो इससे 2 बेनिफिट हो रहे हैं कि आपका कोडिंग जो है, जो भी काम करेंगे, आप डिजाइनिंग करो, आप डेवलपमेंट करो, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सोर्स कोड पे हमारा स्टोर्ड है गिटहब पे, एंड देन नेटलीफाई जो है, नेटलीफाई उस सोर्स कोड को जो है हमारा डिप्लॉय करके रख रहा है। तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि ये दोनों वेबसाइट्स पर आप जाके अकाउंट बनाएं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें गिटहब के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि गिटहब क्या है और हमें कैसे इस पे हम अपना कोड रखते हैं। तो आज जो है मैं आपको सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ सॉफ्टवेयर जो आपको जो हैं वो आपको अपनी मशीन में इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है, आप जो कोडिंग करेंगे उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट VS कोड है, वो आप अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लेना। और आपको नहीं किया है तो यहाँ पर लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। आप गूगल पे सर्च करना, ये पहली लिंक आएगी और यहाँ से जाके आप जो है VS कोड को डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पर हमारा VS कोड ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 में आप वर्क कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये वाला इंस्टॉल कर लेना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरा सॉफ्टवेयर जो आपको इंस्टॉल करना है वो Git SCM करना है। तो यहाँ पर मैं गया, Git SCM लिखा, SCM। सो Git SCM का मतलब होता है, SCM का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजर। सो यहाँ पर मैं गूगल ओपन किया मैंने और यहाँ पर आप लिखें Git SCM, Git SCM आप लिखें
ये गेट एससीएम का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजर। क्या होता है? सोर्स कोड मैनेजर। सो गिट एससीएम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड फॉर विंडोज। अब यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। सो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शायद 64 बिट का है, तो ऑटोमेटिकली 64 बिट डाउनलोड हो गया है। नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो आप इस बटन पे क्लिक कर लेना, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो गिट सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। कुशान चलो जाओ, अब घर जाओ, प्लीज जाओ जाओ। ओके, सो यहाँ पर गिट एससीएम आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट डे है चूंकि, तो आप सब अपना वर्क है वो सारा आपको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सी भी सी ड्राइव को छोड़ के कोई सी भी एक ड्राइव आप चूज कर लेना जहाँ पर आपको अपना कोडिंग और सारा सब कुछ स्टोर करके रखना है। तो सी को छोड़ के चाहे तो डी हो या ई हो या एफ हो, कोई सी भी ड्राइव आप चूज कर लेना। मेरे केस में एक ही ड्राइव है डी, तो मैं डी पे जाके अपना एक फोल्डर बना लूंगा, और यहाँ पर मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल डॉलर ट्रेनिंग या ओकेलैब्स ट्रेनिंग, किसी भी नाम से आप एक फोल्डर बना लेना। सो ट्रेनिंग, सो डॉलर ट्रेनिंग किया मैंने, और आज के बाद जितना भी दिन मैं जिस दिन भी जो भी काम करवाऊंगा वो डेट वाइज आपको फोल्डर बनाना है। आज की डेट जैसे कि आज 5 अगस्त है 2021 है, तो यहाँ पर आप एक फोल्डर बनाना। सो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया 5 अगस्त 2021 का मैंने एक फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर गिट बैश हियर आएगा या ओपन विथ कोड आएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके केस में ये ऑप्शन नहीं आए, तो आपको क्या करना है, गिट बैश पे जाना है, और यहाँ पर जो है एक कमांड लिखनी है। वो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, उस कमांड को हम बोलेंगे कोड डॉट। जैसे ही कोड स्पेस डॉट करके इंटर करोगे तो उससे एक ही काम होगा, आपका VS कोड जो है विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए ये मैंने क्लिक करके इंटर किया है और मेरा VS कोड अभी कुछ ही देर में ये चालू हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए ये मेरा VS कोड चालू हो गया है। सो इस प्रकार से भी मैं अपने VS कोड को चालू कर सकता हूँ। आई ऑथोराइज, यहाँ पर इस प्रकार से भी चालू कर सकता हूँ। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है। इस बार मैं गिट बैश हियर नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं डायरेक्टली ओपन विथ कोड कर रहा हूँ। सो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना है। अगर ओपन विथ VS कोड वाला ऑप्शन आपके इसमें नहीं आ रहा है तो आपको कोड डॉट करना है, ठीक है, ये आप जरूर करिएगा। तो दोनों ही केस में आपका माइक्रोसॉफ्ट VS कोड आपका चालू हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट HTML की फाइल बनानी है। अब HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैं एक सिंपल सी आपको एक HTML फाइल बना के बताता हूँ। जो पहली फाइल होती है हमेशा उसको इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेक्स कहा जाता है। सो इंडेक्स डॉट HTML। सो डॉट HTML क्या है? ये एक्सटेंशन है। जब भी आपको HTML की फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन हम हमेशा क्या रखेंगे, आप डॉट HTML रखेंगे, ठीक है। आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, जैसे कि आयुषी डॉट HTML, अभिषेक डॉट HTML, आदित्य डॉट HTML, किसी भी नाम से आपको फाइल बना सकते हो। बस शर्त क्या है, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, लास्ट में डॉट HTML होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आए, चूंकि ये हमारी HTML की फाइल है तो इसमें HTML का कोड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो HTML का एक बेसिक कोड लिखते हैं। सो बेसिक कोड हमेशा डॉक टाइप से स्टार्ट होता है। ये पहला टैग है। अब मैं आज से आपको बोल रहा हूँ टैग। तो टैग हम हर वर्ड को टैग कहेंगे जो वर्ड एंगल ब्रैकेट के अंदर होगा। इसको आप आइडेंटिफाई करो, लेफ्ट एरो राइट एरो, ऐसे ऐसे आप करो, और ये देखो कि ये क्या कहलाएगा, आज से हमारा टैग कहलाएगा। सो ये देखिए लेफ्ट एरो और राइट एरो, जहां पर भी HTML में लेफ्ट एरो और राइट एरो मिल जाए उसको आज से आप क्या कहेंगे, टैग बोलेंगे। और टैग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंगल टैग मिल जाए या पेयर में मिल जाए। अब ये सिंगल क्या होता है, पेयर क्या होता है, ये अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर देखिए डॉक टाइप के तुरंत बाद आपको एक टैग लिखना पड़ता है जिसका हम कहते हैं HTML। सो ये मैंने HTML टैग लिखा। अब यहाँ पर देखो एक टैग तो मैंने HTML लिखा, दूसरा टैग मैंने क्या लिखा, डॉक टाइप। अब यहाँ पर दो प्रकार के टैग की मैंने बात करी है। पहला टैग HTML में ऐसा होता है जो कि सिंगल होता है, और दूसरा टैग ऐसा होता है जो पेयर में होता है। तो ये देखिए HTML वाला जो टैग है वो पेयर में चल रहा है। ये वाला स्टार्ट टैग कहलाएगा, ये एंड टैग कहलाएगा। अब आप देखिए डॉक टाइप का सिर्फ स्टार्ट टैग है, एंड टैग है ही नहीं। तो ये किस टाइप का टैग है, ये सिंगल टैग है। इसको आज से आप क्या कहेंगे, सिंगल टैग।
और HTML जो है वो आपका पेयर टैग है। पेयर मतलब स्टार्टिंग टैग भी मिलेगा और एंडिंग टैग भी मिलेगा। एंडिंग टैग की पहचान कैसे होगी? स्लैश मिल जाए जहां पर भी, जैसे HTML, इसी को HTML को कॉपी करा, इसी को यहाँ नीचे पेस्ट कर देना, HTML को कॉपी पेस्ट किया, दोनों ही HTML है, लास्ट वाले में जाके एक स्लैश लगा देना। अगर ये ऐसा हो गया तो इसको आज से आप क्या कहेंगे? एंडिंग टैग कहेंगे। सो ये आपका स्टार्ट टैग है और ये आपका एंड टैग है। ये हुआ। अब यहाँ पर जो हमारे HTML के स्ट्रक्चर में चलता है, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप चलता है। जैसे कि आपके पेरेंट हैं और उनके चाइल्ड आप हैं, सो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स और आपके बीच में है। उसी प्रकार से जो HTML के जो टैग्स होते हैं वो भी चाइल्ड पेरेंट के रिलेशन में होते हैं। तो HTML एक पेरेंट टैग है और इसका एक चाइल्ड टैग आप कौन हो सकता है? हेड हो सकता है। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा? हेड लिखा। सो HTML का एक चिल्ड्रन है जिसका नाम क्या है? हेड है, और HTML का एक और चिल्ड्रन है जिसका नाम क्या है? बॉडी है। सो ये दो टैग हैं जो कि चिल्ड्रन टैग कहलाएंगे, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन हो गया? चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। तो कौन चाइल्ड है, कौन पेरेंट है, आपको देख के पता चल जाएगा। जो बाहर है वो पेरेंट है और जो अंदर है वो चिल्ड्रन है। ये सिंपल सा रूल आज मैं बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो HTML के दो ही चिल्ड्रन होते हैं, दो के अलावा तीसरा कोई चिल्ड्रन, डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब मैं हेड के अंदर जाऊंगा। अब हेड के भी एक चिल्ड्रन है। हेड का जो चिल्ड्रन है उसको हम कहेंगे आज से टाइटल, और टाइटल ही होता है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा HTML, और HTML का फुल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले दिन ही हमें HTML के बेसिक्स पता होना चाहिए। तो मैं हर एक चीज़ आपको बहुत बेसिक्स आपको समझाऊंगा, और 6 महीने बाद तो आप बहुत बड़े लेवल पर अच्छे से अच्छा इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लेंगे। बशर्त है कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसका डेली प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, उसकी प्रैक्टिकल करें, है ना। सो यहाँ पर HTML का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से जो है आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। सो बॉडी में जाके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज लिखा, और यहाँ पर बॉडी में जाके जितना भी ये कोड है, अब इसको मैं सेव करके आउटपुट देखना चाहूँगा। तो आप आउटपुट देखने के लिए आपको जाना कहाँ है? अपनी डायरेक्टरी में चले जाना। हमारी डायरेक्टरी में गए और डॉलर ट्रेनिंग में गए, और यहाँ पर 5 अगस्त में गए, और यहाँ पर ये index.html फाइल पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक कर देना। ये आपने डबल क्लिक किया और देखिए टाइटल क्या आ गया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का। सो मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का जो ये व्हाइट एरिया जो खाली नजर आ रहा है, इसमें मुझे कुछ लिखना है। तो ये जो व्हाइट एरिया, खाली एरिया, ये हमेशा कौन सा एरिया होता है? बॉडी का एरिया होता है। तो जब भी आपको कुछ भी काम करना है, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट है, वो जितना भी जो कुछ भी कोड लिखा जाता है वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। तो आज से हम जो है एक सिंपल सा टैग पढ़ने जा रहे हैं जो H1 है। H1 का मतलब हो गया हेडिंग लेवल एलिमेंट। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसे कितने हेडिंग्स हो सकते हैं? 6 तक हो सकते हैं। सो मैं पहले लिखा वेलकम टू ओके लैब्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है, मैंने ये लिखा, सेव किया, कंट्रोल S किया, कंट्रोल टैब प्रेस करें, अल्ट टैब प्रेस करें, अल्ट टैब से आप स्विच हो जाएंगे, ठीक है ना। अल्ट टैब प्रेस किया, यहाँ पर गया, फिर अल्ट टैब प्रेस किया, इधर आ गए। मतलब शॉर्टकट में फटाफट काम कर सकते हैं। फिर आई थिंक कंट्रोल, इसी का मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ से जो है हम ये किया मैंने, और ये किया वेलकम टू ट्यूटोरियल, यहाँ पर मैंने 1 किया, रिफ्रेश किया। अब दोनों में डिफरेंस देखो, H1 जो है बड़ा है, H2 उससे छोटा है, और H3 उससे छोटा होगा। सो ये मैंने कॉपी किया और इसी को आप यहाँ से पेस्ट करें, और यहाँ से मैंने क्या किया? H3 और H3, ठीक है। ये मैंने सेव किया, आउटपुट देखें, रिफ्रेश करें, और ये देखिए। तो जब भी आपको कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको हेडिंग थोड़ी बड़ी बड़ी लिखनी है तो आप H1 ले। जब भी आपको वेबसाइट में कुछ ऐसी हेडिंग लिखनी है जिनकी साइज थोड़ी छोटी हो तो H1 मत ले, H2 ले, H3 ले, और कहाँ तक आप ले सकते हैं? H6 तक ले सकते हैं। तो लास्ट में जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा सबसे छोटा हेडिंग अगर आप जो लेना है H6 आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं H6 भी आपको लेके बता देता हूँ। ये मैंने H6 लिया, सेव किया और आउटपुट देखा, तो देखिए H6 इससे छोटा है। अब आप बोलेंगे सर H7 नाम का टैग ले लेते हैं, तो लेने में तो ले सकते हो, यहाँ पर टैग ले तो सकते हो, मगर वो टैग एक्चुअल में इनकम्प्लीट है। वो टैग H7 नाम का कोई टैग नहीं होता है। सो यहाँ पर हम जाना है और S7 यहाँ पर मैंने किया, सेव किया, आउटपुट देखा, तो देखो आ तो गया है, मगर एक्चुअल में HTML जो है वो पहचानता ही नहीं है कि ये H7 नाम का टैग कौन सा है। सो ये टोटली इनकरेक्ट है।
तो हम जो कोडिंग करते हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, तो वो उसके लिए भी एक वैलिडेटर आता है। एक वेबसाइट ऐसी होती है जिससे आप अपना HTML का कोड कितना सही है, कितना गलत है, हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, आप उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगला जो है मैं उसी वेबसाइट का नाम बताने जा रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं W3C वैलिडेटर। क्या लिखेंगे आप? W3C वैलिडेटर। यहाँ पर आपको जाना है, W3C वैलिडेटर पे आपको जाना है, या वैलिडेटर पे चले जाना। W3C वैलिडेटर, ये URL मैं आपको बता रहा हूँ, validator.w3.org। यही वो वेबसाइट है जहां पर आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं HTML की, वो आपने सही करी है कि गलत करी है, वो आप यहां से उसको वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेट का मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि हमने जो कोडिंग किया है क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूं। मुझे पता है S7 नाम का टैग नहीं होता है, तो मैं इसको वैलिडेट करके बता रहा हूं। इस पूरे कोड को मैंने यहां से कॉपी किया। अब आप चले जाना डायरेक्ट इनपुट टैब में, और जितना भी कोडिंग आपने लिखा है यहाँ पर आप पेस्ट कर लेना और यहाँ पर चेक करना। अब ये W3C खुद ही बता देगा कि इस कोड में क्या गड़बड़ है। सो यहाँ पर आप देखिए ये एरर बता रहा है। एरर बताया, S7 नॉट अलाउड एज अ चाइल्ड एलिमेंट ऑफ बॉडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो S7 नॉट अलाउड मतलब S7 नॉट अलाउड का मतलब ये हो गया कि S7 नाम का कोई टैग ही नहीं होता है। सो हमेशा आपको वार्निंग्स पे जाना है, वार्निंग्स भी देखना है, एरर्स भी देखना है। तो चलिए वन बाय वन एक चीज देखते हैं। कंसीडर एडिंग लैंग एट्रीब्यूट इन HTML। तो ये W3C वैलिडेटर ये जो बोल रहा है कि भाई आप HTML ले ही रहे हो, तो HTML में एक टैग और आपको लेना चाहिए जो कि आपका क्या होगा, लैंग एट्रीब्यूट होगा। सो अगेन आपको सुनने को मिल रहा होगा एट्रीब्यूट। अगर आप किसी भी HTML के स्टार्टिंग टैग में, जैसे HTML का ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, अगर HTML के स्टार्टिंग टैग में या किसी भी टैग के स्टार्टिंग टैग में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये बोल रहा है कि लैंग नाम का जो है वो एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा और उसकी इक्वल टू डबल कोट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो चाइनीज में बना रहे हो, हिंदी में बना रहे हो, डच में बना रहे हो, स्पेनिश में बना रहे हो, किस में बना रहे हो वो आप डिफाइन करो। अगर मैं इंग्लिश में बना रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, EN किसके लिए होता है, इंग्लिश के लिए होता है। ये मैंने लिखा और इसी कोड को मैं वापस से कॉपी किया, वापस से मैं वेरीफाई करूंगा। तो पहले मेरे 2 एरर आ रहे थे, एक वार्निंग आ रहा था, दूसरा एरर आ रहा था। अब देखते हैं अब क्या होता है। ये मैंने चेक किया, अब देखना वार्निंग तो नहीं आएगा। ये देखो वार्निंग आया क्या। तो हमें कोडिंग करना है, बहुत प्रोफेशनल कोडिंग करना है। हमारे कोड को कोई ये नहीं कहना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड लेवल की कोडिंग नहीं करते। तो हर एक चीज जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा जो भी टास्क कर रहे हैं, उसको आप वैलिडेटर पे वेरीफाई करो और खुद एनालिसिस करो। एक भी वार्निंग नहीं आनी चाहिए, एक भी एरर नहीं आना चाहिए। अगेन यहाँ से मुझे पता चला कि भाई S7 नाम का जो टैग होता ही नहीं है, तो हम यहाँ से उसको हटाएंगे। यहाँ से मैंने हटाया। अगेन मैं यहाँ पर जाके इसको कॉपी करके यहाँ पर इस पूरे कोड को मैंने पेस्ट किया। फिर से मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा और चेक करने के बाद ये अब पूरा ये ग्रीन में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर एंड वार्निंग टू शो। आपके कोड में एक भी गलती नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि आपका कोड हमेशा इस प्रकार से ग्रीन में आना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी वार्निंग नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे वैलिडेटर की बात। तो चलिए अब इस कोड को जो हमने कोड सीखा है, आज हमने जो भी कोड सीखा है उस कोड को मैं आपको इंटरनेट पर इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो कोडिंग आपने करी है ये आपके लैपटॉप के D ड्राइव में पड़ी हुई है। कल से ये लैपटॉप चोरी हो गया या लैपटॉप खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो आपका सारी मेहनत चली जाएगी। आपका किया हुआ काम जो आप हो सकता है, ये तो अभी मैंने 15 मिनट का काम किया, आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपको महीने लग गए हो, और कभी भगवान न करे आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या लैपटॉप घूम जाए, चोरी हो जाए, तो उस केस में आप सारे ही सोर्स कोड आपका चले जाएगा और सबसे बड़ा डिजास्टर आपके साथ उस दिन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट डे जब भी हम वेब डेवलपमेंट हम सीखते हैं, सबसे पहला काम होता है आप जो भी काम करें उस सोर्स कोड को इंटरनेट पे बहुत सिक्योर आप उसको रख सको। तो चलिए इस कोड को हमें कैसे सिक्योर रखना है। तो पहली शर्त मैंने आपको बोली थी कि गिटहब पे आपको जाना है, अपना अकाउंट बना लेना। तो मैं ऑलरेडी अपना गिटहब पे अकाउंट बना चुका हूं और आज की डेट जो है मेरी, आज की डेट है 5 अगस्त और 2021 के नाम से जो है मैं एक रिपोजिटरी बनाने जा रहा हूं। ये मैंने कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस रिपोजिटरी को आपको पब्लिक रखना है कि प्राइवेट। तो सर पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है? तो पब्लिक मतलब आपकी कोडिंग दुनिया के कोई भी लोग देख सकते हैं, और प्राइवेट मतलब
सिर्फ आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकता है। तो चूंकि ये तो अभी हम सीख रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में सभी को अपना कोड बताएं कि ये कोड हमने किया हुआ है, तो आप अभी के लिए इसको पब्लिक रखें। मगर जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आप कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पे, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। अभी तो हम पब्लिक लेके चलेंगे। यहाँ पर रीडमी फाइल पे आप क्लिक कर देना और क्रिएट रिपोजिटरी। अगेन आप बोलेंगे सर ये रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक टर्म है, एक वर्ड है, बस याद रखना है। रिपोजिटरी को सिंपल भाषा में मैं बोलूँ प्रोजेक्ट। तो जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको आप गिटहब पे क्या कहेंगे? आज से रिपोजिटरी कहेंगे, प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? रिपोजिटरी। सो मैं एक अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, मैं गिटहब पे आके मैं क्या बोलूँगा? मैं अपना एक रिपोजिटरी बनाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ। क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर जाके कोड में जाना है। ये यूआरएल को आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ये यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अब वीएस कोड में आपको जाना है, टर्मिनल में आपको जाना है, ठीक है। और गिट की कुछ कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स के थ्रू ही वो सोर्स कोड अपलोड कर सकते हैं। सिंपल कमांड है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप कंट्रोल एल प्रेस करें, जिससे क्या होगा, टर्मिनल में अगर कुछ लिखा होगा, जैसे कुछ गड़बड़ हो गई मेरे यहाँ से, ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये पूरा गड़बड़ हो रखा है, इसको क्लियर करने के लिए आप कंट्रोल एल प्रेस करें। तो कंट्रोल एल कमांड से क्या होगा, आपका टर्मिनल जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ से जो है थोड़ा सा कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, आपका जो ये जो टर्मिनल है ये क्लियर हो जाएगा। एल का मतलब क्लियर। सो कंट्रोल एल आपने किया। अगली कमांड आपको यहाँ पर लिखनी है गिट इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज। सो जैसे ही गिट इनिट करूंगा तो आप यहाँ पर देखना, ये 15 अगस्त में यहाँ पर जो है डॉलर ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक फाइल एक हिडन डायरेक्टरी बनेगी। सो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये डॉट गिट करके हिडन फाइल बन गई कि नहीं बनी? आपके केस में अगर ये डायरेक्टरी दिखाई नहीं दे रही है तो आपको एक ऑप्शन में जाना है, व्यूज में, ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ व्यू में जाके ये शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है और ये सारे अनचेक होने चाहिए। अगर आपके केस में आप बोलोगे सर मेरे इसमें तो डायरेक्टरी दिख ही नहीं रही है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इन ऑप्शंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, शो हिडन फाइल्स, और ये सारे आपको इनेबल करने पड़ेंगे। अप्लाई किया और ओके किया। ये आपने करने के बाद आप देखिए जैसे ही मैंने गिट इनिट किया था ये हो गया है। अब अगली कमांड में आपको 3 कमांड्स बता रहा हूं, बस वो 3 ही आपको याद रखनी है। एक कमांड और आपको यूज करनी पड़ेगी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसके बाद जो यूआरएल आपने यहाँ से कॉपी किया था, वो लास्ट में पेस्ट कर दो। तो पूरी कमांड क्या बनी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल। ये मैंने किया। तो पहला काम गिट इनिशियलाइज, फिर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद रिपोजिटरी का एड्रेस। ये 2 तो आपको करना ही है। उसके बाद जो 3 कमांड लिखूंगा वो हमेशा आपको लिखते चलना है। तो पहला जो होता है मैं आपको मेंशन करता हूं। सो पहला जो होता है वो आपको स्टेज करना होता है। सबसे पहला होता है स्टेजिंग, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना है ये क्या होता है, कैसे क्या करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। कमिटिंग, और तीसरा होता है पुश, ठीक है ना। तो अब 3 स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है। सो यहाँ पर मैं गया। अब पहला काम क्या होगा, स्टेज करना। स्टेज करने के लिए कमांड है गिट ऐड डॉट, ठीक है ना। कौन सी कमांड है, गिट ऐड डॉट। तो चलिए लिखते हैं गिट ऐड डॉट, ये लिखा मैंने। दूसरी कमांड है कमिट करना। तो कमिट की कमांड होती है गिट कमिट -m, और डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर दूसरी कमांड लिखते हैं गिट कमिट -m, और डबल कोट्स में कुछ भी लिखा। सो मैंने लिखा माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, ये मैंने लिखा। उसके बाद पुश करना है, तो पुश की कमांड है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। सो ये जो कमांड है मैंने आपके सामने लिख दी है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर। सो 3 ही कमांड याद रखनी है, गिट ऐड डॉट स्टेज करना, गिट कमिट m कमिट करना, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये 3 ही बेसिक कमांड है, डेली आपको करना है। डेली मैं आपसे करवाऊंगा, सब रट जाओगे, सब आपको है ना क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। रटना है कुल मिला के कि यार हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो गिट का नॉलेज बहुत जरूरी है। और गिट का नॉलेज, आप गिट पर अपना सोर्स कोड रख रहे हो तो आप प्रोफेशनल डेवलपर हो। आप अपना कोड अगर मैनेज नहीं कर रहे हो गिट पे तो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, तो कोड आप मैनेज करें। सो आप देखिए कि जैसे ही मैंने उसको पुश किया तो ये मास्टर टू मास्टर लिखा हुआ आ जाएगा। मास्टर
एरो मास्टर मतलब आपने मास्टर, आपके लाइव पर जो मास्टर है उस पर आपने कोड अपलोड कर दिया है। सो ये लाइव पर ब्रांच होती है, ठीक है ना। एक पेड़ होता है, पेड़ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं आपकी ब्रांचेस होती है, तो ऐसा ही कुछ टर्म इसमें लिए गए हैं, ब्रांच। सो यहाँ पर हमारे पास जो कोड हमने अपलोड किया है वो किस ब्रांच पे अपलोड किया है, मास्टर ब्रांच पे अपलोड किया है। तो जैसे ही मैं मास्टर को चूज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे कोडिंग दिखाई देगी। देखिए मैंने अभी आपके सामने मेन ब्रांच को सिलेक्ट किया, तो क्या मुझे index.html फाइल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने अपलोड जो है, मेरी फाइल जो मैंने अपलोड करी है किस ब्रांच पे अपलोड करी है, मास्टर ब्रांच पे अपलोड करी है। तो इस ड्रॉप डाउन से मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, मास्टर ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मास्टर ब्रांच को सिलेक्ट करूंगा तो देखो index.html दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, ये दिखाई दे रही है। बट आपको चाहिए कि सर जब भी मैं इस मेरी रिपोजिटरी को विजिट करूं, बाय डिफॉल्ट ही मुझे कौन सी ब्रांच दिखनी चाहिए, मास्टर दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग्स में आप जाइए और सेटिंग्स में जाके आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांच में जाना है, ये ब्रांच में मैं गया और जो है यहाँ से देखिए बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट ब्रांच बोल रहा है, और डिफॉल्ट ब्रांच में आपको क्या करना है, मेन से आपको क्या चूज करना है, मास्टर चूज करना है। सो यहाँ से मैंने मास्टर किया और अपडेट किया। अब अपनी रिपोजिटरी पे वापस से आप जाना, ये मेरी रिपोजिटरी पे मैं वापस से गया और यहाँ पर देखिए कि बाय डिफॉल्ट ही अभी कौन सी ब्रांच दिखाई दे रही है, मास्टर ब्रांच दिखाई दे रही है। तो ये तो काम हो गया, आपने अपना सोर्स कोड गिटहब पे पहुंचा दिया, सेफ एंड सिक्योर है। आज के बाद ये मेरा लैपटॉप कल से घूम जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोर्स कोड आपका गिटहब पे पड़ा हुआ है, जब भी चाहें आप इस सोर्स कोड को वापस ला सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई सोर्स कोड को इंटरनेट पे रखना, और दूसरी बात हो गई उस सोर्स कोड को लाइव इंटरनेट पे डालना, ताकि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, टीचर्स, क्लाइंट्स, इन लोगों को हम इंटरनेट पे बता सकें कि ये यूआरएल है, इस पे आज मैंने ये काम किया है आपके लिए, या आज मैंने ये सीखा है। तो चलिए अब हम अगला टास्क है हमारा डिप्लॉयमेंट। तो पहला टास्क हमने क्या सीखा है, सोर्स कोड मैनेजमेंट, ठीक है। सो हमने क्या सीखा, सोर्स कोड मैनेजमेंट सीखा है। पहला टास्क हमने क्या सीखा, सोर्स कोड मैनेजमेंट, और दूसरा टास्क हम सीखने जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब जो भी आपका जो भी काम किया है उसको इंटरनेट पे डालना। सो इंटरनेट पे जब आप डालते हैं आपको दो चीजें चाहिए होती है, डोमेन और होस्टिंग। सो डोमेन और होस्टिंग ये दोनों ही जो हैं हमें नेटलीफाई प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो यहां से मैं लॉगिन कर रहा हूं। सो नेटलीफाई पर आपको लॉगिन करना है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने जो है अभी तक नेटलीफाई पर अकाउंट बना दिया होगा। सो ठीक है, अब यहां पर आपको जाना है गिट न्यू गिट साइट पे क्लिक करना है, गिटहब पे जाना है, और ये फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा ऑथराइज करने के लिए बोलेगा, है ना। ये कुछ ऑप्शंस आएंगे कि ऑथराइज कर दो, तो वो ऑथराइज का जहां पे भी बटन दिखे तो उस बटन पे क्लिक कर देना, जिससे ऑथराइज हो जाएगा। मैंने अभी ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया, इसलिए वो डायरेक्ट मुझे यहाँ पर लेके आ गया है। मगर वो जो विंडो खुली है उसमें आपसे वो पूछेगा कि क्या ऑथराइज करना है, तो यस ऑथराइज पे आप क्लिक कर देना, ऑथराइज हो जाएगा। अब इसके बाद ये मैं 5 अगस्त को सर्च करता हूँ, 5 अगस्त को मैं सर्च करूँ कि 5 अगस्त से रिलेटेड मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। ये वाला मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसको आप सिलेक्ट करें। अब आपको ये बोलना है कि कौन सी ब्रांच डिप्लॉय करनी है, इंटरनेट पर कौन सी ब्रांच डालनी है, मास्टर डालनी है कि मेन डालनी है। मेन पे तो कुछ है ही नहीं, खाली है। जो कुछ भी पड़ा हुआ है हमारा कोडिंग वोडिंग जो भी काम किया है आज मैंने, वो सारा काम मैंने कहाँ रख रखा है, मास्टर्स पे रख रखा है। तो मास्टर सिलेक्ट करें और उस पर जाके एडवांस में जाके एक न्यू वेरिएबल बनाना है। और ये वेरिएबल क्या होता है, क्यों लिख रहे हैं, ये आप सिर्फ अभी यहाँ पर ध्यान रखना है, CI नाम का वेरिएबल बनाना है और फाल्स लिखना है। आगे चल के मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट इतना अभी आपको रखना है और डिप्लॉय साइट पर क्लिक करना है। जैसे ही डिप्लॉय साइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आप देखना आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर आ जाएगी। सो देखिए ये यहाँ पर ये गियर घूम रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट बिल्ड हो रही है। और ये बिल्ड प्रोसेस आप रियल टाइम में इस बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ये देखिए ये आपके लिए बिल्ड कर रहा है, ये आपके लिए बिल्ड कर रहा है, ठीक है। और ये बिल्ड आई थिंक कंप्लीट हो गई है, बिल्ड इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो मैं बैक गया और ये बिल्ड प्रोसेस, ये जब तक गियर घूम रहा है तब तक आपका बिल्ड प्रोसेस चल रहा है। और उस बिल्ड प्रोसेस में क्या क्या वो कर रहा है, अगर आपको और क्यूरियोसिटी है और देखना है कि ये क्या कर रहा है, नेटलीफाई कर क्या रहा है, तो यहाँ से डिटेल आपको क्या मिल जाएंगे, डिप्लॉय लॉग्स मिल जाएंगे। नेटलीफाई सिस्टम कर क्या रहा है, बिहाइंड द सीन कर क्या रहा है, वो आपको डिटेल आपको उसके लॉग्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हम गए और
आई थिंक ये डिप्लॉय कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है डिप्लॉय हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर डिप्लॉय सेटिंग्स में हम जाते हैं, ये देखिए ये पूरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें बिहाइंड द सीन क्या किया, और लास्ट में अगर ये लिखा हुआ जाए साइट इज लाइव, इसका मतलब आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर आ चुकी है। और वो एड्रेस क्या है जिस एड्रेस को हम अपने फ्रेंड फैमिलीज में शेयर कर सकते हैं, उस एड्रेस को देखने के लिए एक बार आप अपने डिप्लॉय सेटिंग्स में आप चले जाना और डोमेन मैनेजमेंट में चले जाना, और इस नाम से ये आपका यूआरएल यहाँ पर दिखाई देगा। और ये नाम जो है ये कुछ इस प्रकार से है, और ये नाम डेफिनेटली आपको सही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप इस नाम को थोड़ा छोटा करना चाहोगे, अपने नाम से देना चाहोगे। जैसे कि आपने डिप्लॉय किया है, आपने अभिषेक ने डिप्लॉय किया तो अभिषेक माय जो भी आप नेम देना चाहते हैं उस नाम से आप रखेंगे, तो आप कस्टम नेम भी दे सकते हैं। मैं आपको पहले इसको डिप्लॉय करके बता देता हूँ। यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट सेटिंग्स में गए और यहाँ पर मैंने लिखा ओके लैब्स बेसिक ट्रेनिंग, ओके लैब्स बेसिक ट्रेनिंग। और ये यूआरएल पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, सेव किया एंड ये मैंने सेव किया यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओकेलैब्स बेसिक ट्रेनिंग netlify.in। तो आज मैंने जो भी किया है वो मेरा इंटरनेट पर आ गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मैंने यूआरएल लिया और आप जो वीडियो देख रहे हैं या आप सब हैं, इस यूआरएल पे जाके आप हिट करके देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट लाइव है, इंटरनेट पर है। दुनिया के किसी भी कोने पर आप ये जाके इस यूआरएल को हिट करोगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे इंग्लैंड में बैठे हो, चाहे यूएसए में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, तो आपको ये यूआरएल अवेलेबल है। ये यूआरएल से देख के आप जाके चेक कर सकते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है, डेफिनेटली ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको डोमेन दे दिया नेटलीफाई ने, ये देखिए डोमेन दे दिया, और आपको एक होस्टिंग भी बिल्ट इन आपको एक होस्टिंग दे दी है ताकि आप अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग प्रॉपर्ली कर सकें। गिटहब एंड नेटलीफाई ये दोनों ही बहुत अच्छे टूल हैं। गिटहब मेरा फेवरेट है क्योंकि सोर्स कोड मैनेज करता है। नेटलीफाई डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टूल है जो कि आपका जो भी काम है उसको लाइव इंटरनेट पे डिप्लॉय कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।